सी टेट डे 12 में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप वन ऑफ द मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएसटी पेपर 2 सी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पॉइंट नंबर 1 से अब तक हमने प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ से उठाएंगे जॉइंट सेक्टर यानी कि संयुक्त क्षेत्र को। अब जैसे नाम से पता चल रहा है संयुक्त, यानी कि इसमें निजी भी आएंगे और इसमें पब्लिक यानी कि पब्लिक सेक्टर के लोग भी आएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, जॉइंट सेक्टर यानी कि संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। अब इसमें संचालन कौन कर रहा है, तो सरकार भी यानी कि राज्य भी कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी कर रहा है या फिर व्यक्तियों का समूह भी कर रहा है। उदाहरण की बात करें तो ये जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का ही एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आगे की तो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है यानी कि ओनरशिप है, इसका संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या फिर पूर्तिकारी कामगारों या फिर दोनों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अमूल डायरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमूल डेयरी जो है ये इसी के उदाहरण है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। औद्योगिक तंत्र में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजें शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कि कच्चे माल को प्योरीफाई करना, परिवर्तित करना। निर्गत क्या है, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रक्रम होगा। प्रक्रम में क्या होगा, आप क्या करोगे, सभी चीजों को उत्पादन करोगे, सुधार करोगे, रिफाइन करोगे। और अंत में क्या है हमारा निर्गत। निर्गत क्या है कि चीजों को जो फाइनल जो हमारे पास बन के आया है उसको खरीदने बेचने को हम निर्गत कहते हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो जो औद्योगिक प्रदेश है इसका विकास कब होता है, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में जब बांटते हैं तो क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश का विकास होता है। बहुत सारे जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप और स्पेशली कोयला क्षेत्र के निकट देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भोपाल में क्या हुआ था, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता हो सुना हो। 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये घटना घटी थी और ये अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बोहाइड्रेट के जो कीटनाशी कारखाना है वहां से हाइड्रोजन साइनाइड, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइक आइसोसाइनेट गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। यानी कि ये दोनों गैस जो है वो लीक हो गए थे। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और भोपाल आप कहाँ पे हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, जो ये हमारा आयरन इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा जो सूती वस्त्र उद्योग है और ये जो आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग हैं। बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए के सिलिकॉन घाटी। और भारत में आप बात करें तो भारत का जो बैंगलोर है यहाँ पे आपको आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उभरते हुए उद्योग जो अभी अभी विकसित हुए हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है तो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कर और ज्ञान से जितने रिलेटेड हैं वो सब इसमें आते हैं। बढ़ेंगे प्रगलन यानी कि मेल्टिंग की तरफ। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु यानी कि मेटल्स को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से ज्यादा तपाकर निकाल लिया जाता है।
ठीक है। और में क्या होते हैं, अयस्क में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, गलनांक बिंदु से भी ज्यादा तपा के हम उसमें से इसको बाहर निकाल लेते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो जो एल्युमिनियम है, निकेल है और तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर क्या बनाई जाती हैं, मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अब जब मिश्र धातुएं बन गई तो ये ज्यादा कठोर होंगी, ज्यादा दृढ़ होंगी और इसमें जंग भी कम लगेगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 12 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल भी है। जो इस्पात है यानी कि स्टील है, इसको हम क्या कहते हैं, आज के उद्योगों का मेरुदंड यानी कि बैकबोन कहते हैं। किसको हम कहते हैं, इस्पात उद्योग को। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13 की तरफ, जहां पे हम सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र की बात करेंगे, जो कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो झारखंड में है। ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। और ये किस किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसमें आपको ये सभी केंद्र देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे पॉइंट की तरफ, तो बात करेंगे 1947 यानी कि हमारी आजादी से पहले तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही स्टील का प्लांट था, और वो कौन सा था, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि कहाँ लगाया गया था, झारखंड के सुवर्ण रेखा नदी के किनारे लगाया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा। यही बात यहाँ की गई है, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सकाची जगह का नाम है। 1907 टिस्को में इसकी शुरुआत की थी। बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या क्या मिलता है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति। यानी कि ये जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको झारखंड से क्या क्या मिलता है, कोयला मिलता है, जबकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसको लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज। वहीं पानी की बात करें तो ये जो खरकई नदी है और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से इसको पानी भी मिल जाता है। यानी कि सभी कच्चा माल इसके आसपास के राज्यों से इसको प्राप्त हो जाता है। पीटर्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट स्टील नगर है। पीटर्सबर्ग के जो इस्पात है, इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 18 की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे कपास यानी कि कॉटन, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन के बारे में। इन सब का यूज किस में होता है, वस्त्र निर्माण में। यानी कि कपड़े जो बनते हैं वो या तो कॉटन के होते हैं, है ना, या फिर सिल्क होते हैं, वॉर्म होते हैं, जूट होते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 19 की तरफ, जहां हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशे यानी कि जो हमें नेचर से मिले हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, ऊन जो कि जो जानवर होते हैं उनके ऊन से हमें प्राप्त होता है, सिल्क जो कि जो सिल्क वॉर्म कीड़े होते हैं वो बनाते हैं, कपास जिनकी खेती होती है, लिनन और जूट। वहीं बात करें मानव निर्मित की, तो मानव निर्मित कौन से हैं, जिसको इंसान ने खुद बनाया है। इसमें कौन कौन से आते हैं, नायलॉन आ गए, पॉलिस्टर के कपड़े आ गए, एलिक आ गए, रेयन आ गए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 20 की तरफ। सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री, ये विश्व के सबसे ओल्डेस्ट उद्योगों में से एक है। यानी कि जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। बात करें कहाँ पे है ये सबसे ज्यादा, तो आज के टाइम पे भारत, चाइना, जापान, यूएसए, ये सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं यानी कि प्रोड्यूसर हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे ढाका का मलमल। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ का मलमल फेमस है। मसूलीपट्टनम की छींट फेमस है, मसूलीपट्टनम हमारे देश के अंदर ही आता है। कालीकट जो कि केरल का तट है, जहां पे वो आया था वास्को डिगामा, इसके कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा कहाँ पे हैं, गुजरात पे। यहाँ पे क्या होते हैं, जो सुनहरी जड़ी के काम वाले सूती वस्त्र हैं, वो गुणवत्ता और डिजाइन के लिए वर्ल्ड में फेमस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां के कपड़े पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। बात करें आगे की, पॉइंट नंबर 22 को देखेंगे,
तो पहला सफल यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल जो मॉडर्न वस्त्र मिल है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1854 में। और कहां पे स्टेब्लिश हुआ था? मुंबई यानी कि बंबई के अंदर। बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 23 की। भारत में प्रथम वस्त्र का उद्योग यानी कि इंडिया में जो पहले कपड़े का उद्योग यानी कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1818 में। बीपीएससी का भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसमें कहां पे स्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता के फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बाद यह बंद हो गया था। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 24 की तरफ। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 निर्यात किया जाता है। यानी कि मान लो अगर हम 3 कपड़े बनाते हैं तो उसमें से एक कपड़ा, हर एक 3 कपड़े में से एक कपड़ा हमारा क्या हो रहा है? बाहर के देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, भेजा जा रहा है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 26 की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे अहमदाबाद गुजरात जो कि साबरमती तट पे स्थित है। यहाँ पे यही कहा गया है जो अहमदाबाद है जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, ये जो है साबरमती नदी पे स्थित है। और 1859 में यहाँ पे पहला सूती मिल स्टैब्लिश हुआ था तथा शीघ्र ही मुंबई के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण नगर बन गया। यानी कि पहले नंबर पे जो है वो मुंबई आता था और दूसरे नंबर पे ये अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर आता है, जिसको हम आज के टाइम पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 27 की तरफ, जो कि 26 की तरफ, जो कि यही कह रहा है जो भी अभी मैंने आपसे कहा। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में सिचुएटेड है। अब ये एरिया क्यों चुना गया है? क्योंकि यहाँ पे आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। इसके अलावा यहीं बगल में क्या है? बहुत सारे पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं गुजरात की तरफ, जो कि बाहर के देशों में आसानी से भेजे जा सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा ये जो साबरमती है, साबरमती का पानी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक उद्योग लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है आसपास पानी होना। इसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आर्द्र है, जो कि कताई और बुनाई के लिए एक बेस्ट एटमॉस्फेयर या फिर जलवायु क्लाइमेट बनाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, बात करेंगे ओसाका की, जो कि जापान में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है? वस्त्र निर्माण केंद्र है। जैसे भारत के अंदर अभी हमने पढ़ा मुंबई है, अहमदाबाद है, वैसे जापान के अंदर आपको ओसाका देखने को मिलेगा। तो जैसे हम भारत में कहते हैं अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसी तरीके से ओसाका को भी क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 28। इसमें हम बात करेंगे एक उभरते हुए उद्योग यानी कि आईटी इंडस्ट्री, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जो मेन नाभि क्षेत्र हैं वो कहां कहां पे हैं? कैलिफोर्निया यूएस के सिलिकॉन घाटी, और जो कैलिफोर्निया का जो सिलिकॉन घाटी है वहां पे, और हमारे भारत का जो हब है आईटी इंडस्ट्री का वो कौन सा हमारा स्टेट है? स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, कर्नाटका का बेंगलोर है। बात करेंगे आगे की तरफ। बेंगलोर ये कहां पे है? तो ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन के पठार पे स्थित है, जहां से इसका नाम क्या पड़ा है? सिलिकॉन पड़ा है। ये शहर वर्ष भर मृद जलवायु के लिए फेमस है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 30 की। तो सिलिकॉन पठार बेंगलोर के अवस्थितिक लाभ यानी कि क्या क्या फायदे हैं सिलिकॉन पठार पे बेंगलोर के होने का। तो सबसे पहले बात करेंगे, भारत के बेंगलोर में सबसे ज्यादा संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। यानी कि बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। किसके बारे में? ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। वहीं बात करें, ये जो नगर है ये बहुत साफ सुथरा है, धूल मुक्त है, और यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्चा भी बहुत ज्यादा कम है। वैसे कम तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये पहले की बात बताई जा रही है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 31 की तरफ। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। यानी कि सबसे पहले आईटी की जो मतलब घोषणा की गई थी वो 1992 में कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किया था।
बढ़ेंगे अगले पॉइंट जहां पे हम बात करेंगे मानव संसाधन प्रबंध यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये ह्यूमन रिसोर्स है जो कि सभी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो देखेंगे लोग यानी कि पीपल ही क्या है, एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब तक वह लोगों के लिए उपयोगी है। मान लो जो भी हमें नेचर से मिला है वो तब तक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब तक कि हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज का यूज ही नहीं कर रहे हैं, प्रकृति हमें भर भर के दे रही है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं बनेगी। संसाधन कोई भी वस्तु तब बनेगी जब वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगी, यानी कि अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग क्यों है सबसे बड़े संसाधन भाई? क्योंकि लोग ही क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और योग्यता के हिसाब से उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी वस्तु को। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 33 की तरफ। भारत सरकार के अंडर में एक मानव संसाधन मंत्रालय भी है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 1985 में इसका निर्माण किया गया था लोगों के स्किल्स को पढ़ाने के लिए, लोगों के स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, कौशल को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 34 की तरफ। ये देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ग्लोब है, इस पे क्या दिखाया गया, अलग अलग हिस्सों में लोग रहते हुए आपको दिखाई देंगे। तो भूपृष्ठ पे जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट का पैटर्न कहते हैं। अब देखिए हम सभी जानते हैं हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले आता है एशिया, उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका की, देन हम बात करेंगे साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका जो कि बर्फ से पूरी तरीके से घिरा रहता है, एक बर्फिया है। अब हम बात करेंगे यूरोप की, जहां पे सभी महत्वपूर्ण जितनी डेवलप कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट यहीं लाई करती हैं। और अंत में हम बात करेंगे आइलैंड कंट्री, आइलैंड कंट्री भी कह सकते हैं, महाद्वीप भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की। तो हम देखेंगे जरूरत के हिसाब से यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। बात करूं एशिया और अफ्रीका की, तो इस दोनों कॉन्टिनेंट में, इन दोनों महाद्वीप में लगभग 1/3 लोग इन्हीं कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की आबादी भी है। बाकी अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कम है। वहीं बात करें यूरोप की तो इसकी भी आबादी ठीक ठाक है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 35 की तरफ। विश्व की जनसंख्या का 90% से ज्यादा भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर निवास करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये मान लो पृथ्वी है, अपने आप में 100% है, इसका सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया पे ही वर्ल्ड की 90% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो बाकी एरिया कहाँ जाता है भाई? तो बाकी एरिया पे पानी है, महासागर है, समुद्र है, नहरें हैं, इसके अलावा रेगिस्तान है, या फिर कोई ऐसी जगह है जहां रहना संभव नहीं है, यानी कि या तो बहुत ज्यादा कोल्ड जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, या तो बहुत ज्यादा गर्म जैसे कि सहारा हो गया। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 36 की तरफ। कुछ अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र के कारण जनसंख्या वितरण पाया जाता है। बढ़ेंगे आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 37 कहता है विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा में उत्तर में लोग ज्यादा निवास करते हैं। ये देखो ये हमारा ग्लोब है, ये बीच में क्या है हमारा विषुवत वृत्त, इधर आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है 66.5 डिग्री उत्तर में, ये आता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला और ये वाला। ये देखो ये नॉर्थ है 0 डिग्री विषुवत वृत्त। कह रहे हैं कि इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ पे ज्यादा लोग निवास करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं इन्हीं उत्तर वाले साइड में हमारा एशिया महाद्वीप मैक्सिमम कवर होता है, यूरोप कवर होता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, तो सारे महाद्वीप यहीं कवर होते हैं। बात करेंगे इसके दक्षिण दिशा की, तो यहाँ पे आपको पानी ज्यादा दिखाई देंगे, पैसिफिक का पानी है, अटलांटिक का पानी है, इंडियन का पानी है। बढ़ेंगे अगले की तरफ, पॉइंट नंबर 38 कहता है
विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि 3/4 लोग, अगर 4 लोग हैं मान लो इस दुनिया में, तो उसमें से 3 लोग या तो एशिया में रह रहे हैं या फिर अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं। यानी कि एशिया और अफ्रीका जो है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप बनता है। और इसी एशिया महाद्वीप के 2 महत्वपूर्ण देश, अपना भारत जो कि मतलब जनगणना के हिसाब से तो अभी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन कहा जाता है कि इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। और चाइना, ये दोनों के दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर ही आते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 39 हमारे स्क्रीन पे है। भारत की जो जनसंख्या का औसत घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, ये 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 स्क्वायर पर किलोमीटर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 324 लोग रह रहे हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 40 की तरफ। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लो कि ये पृथ्वी है, इसके एक इकाई एरिया में, मान लेते हैं ये एक इकाई एरिया है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, लोगों की संख्या क्या है, इसी को हम जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी के रूप में मापते हैं। बात करें इसके यूनिट की तो सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में इसको हम मापते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 41 की तरफ। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर पूरे विश्व की बात करें, भारत का तो 324 था, है ना, भारत का कितना बताया 324। वहीं बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व सब कितना बताया जाता है 45, और ये औसत है। क्यों 45 है, क्यों इतना ज्यादा कम है? जैसा कि अभी बताया कि कुछ 1-2 महाद्वीप ऐसे हैं जहां भर भर के लोग रहते हैं, जबकि अदर जगह लोगों की संख्या कम है। बात करें जनसंख्या घनत्व में, तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं, दक्षिण मध्य एशिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 42 पे, जहां पे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे। कि क्या है, उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। एक वर्ष में कितने लोग जीवित रहने की आशा को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन की, यानी कि पॉपुलेशन जब चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2024 में हैं, मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ 2025 की, तो यहाँ से यहाँ में हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो, है ना, क्योंकि लोगों के जन्म होते हैं। अगर हो सकता है पॉपुलेशन घट भी गई हो। कैसे घटेगी पॉपुलेशन, मान लो बहुत सारे लोग दूसरे देश में चले गए रहने के लिए, या हो सकता है बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है ड्यू टू सम सिचुएशन। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो परिवर्तन का मतलब चेंज, एक फिक्स टाइम पीरियड में लोगों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है या फिर कितनी कम हुई है, इसको हम जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे एमिग्रेंट यानी कि प्रवास की। तो ये क्या है, एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। अभी जस्ट बताया, लोग अगर छोड़ के चले जाएं किसी देश में तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या चेंज हो गई। अब बात करेंगे, 2 टर्म आता है यहाँ पे, उत्प्रवासी और आप्रवासी। उत्प्रवासी किसे कहते हैं, वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, जो देश को छोड़ के चले गए उसको हम उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट कहेंगे। वहीं बात करें अप्रवासी की, तो जो लोग देश में आते हैं, यानी कि मान लो अब तक कोई अमेरिका में रह रहा था, अब आ गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अप्रवासी कहेंगे, तो यानी कि इमिग्रेंट कहेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 45 हमारे स्क्रीन पे है, जन्म दर। जन्म दर क्या है, इसका मतलब है
प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। यानी कि मान लो 1000 बच्चों का जन्म हुआ एक साल में, इसमें कितने बच्चे जिंदा हैं उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर। वहीं बात करें मृत्यु दर की तो 1000 व्यक्ति पे कितने मरे गए हैं उसको हम कहते हैं मृत्यु दर। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। मान लो हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो इस एरिया में जितने लोग आए और जितने लोग चले गए इसको हम क्या कहेंगे, प्रवास के नाम से जानेंगे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। एक देश के जन्म दर यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम जन्म दर में से घटा दें मृत्यु दर तो जो बचेगा वो क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट के नाम से जानेंगे। मृत्यु दर से जन्म दर तक का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि का, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक समान। मान लो कि अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और अगर दोनों ही सेम है तो जनसंख्या हमारी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 47 की तरफ। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश और जापान ये दोनों ही क्या है, डेंस्ड कंट्री हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं देखिए जापान तो तरक्की कर गया लेकिन बांग्लादेश पिछड़ा रह गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसका ग्रोथ रेट एकदम बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 48 हमारे स्क्रीन पे। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दिखाता है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में हेल्प करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वो किस आयु के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी इनकम का स्टैंडर्ड क्या है और उनकी स्वास्थ्य दशाएं यानी कि हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो जनसंख्या संगठन ये हमारी हेल्प करने में जानता है कि हमारे देश में कितने मेल हैं या फिर कितनी फीमेल है, या फिर कौन से मतलब ये कौन से एज के हैं, 18 से 30 वाले एज के हैं या फिर 40 से 50 वाले एज के हैं, कौन से वर्ग के हैं। इसके अलावा कितने एजुकेटेड हैं और कौन कौन से कामों में लगे हुए हैं और कौन कौन सी उनके आय का लेवल क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं उनके आय के। इसके अलावा उनकी हेल्थ की कंडीशन, ये सभी जनसंख्या संगठन के अंदर आती है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 49 हमारे स्क्रीन पे। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पिरामिड दिखाया गया है। इससे क्या करते हैं लोग, कंपैरिजन करते हैं और दिखाने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है कि ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अब जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी की एज भी दिखा सकते हैं, महिला और फीमेल के बीच अंतर भी दिखा सकते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश में कंपेयर भी करा सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वे है किसको दिखाने के लिए, जनसंख्या संगठन को दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आज के अंतिम पॉइंट नंबर 50 की तरफ। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसमें डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन को मेल और फीमेल के बीच। और जो ये जनसंख्या पिरामिड है एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या संख्या भी बताता है। यानी कि एक देश में कितने लोग डिपेंडेंट हैं ये संख्या भी हम पिरामिड की हेल्प से जान सकते हैं। तो अब तक हमने सभी क्लासेस क्लास 6th, 7th और 8th की ज्योग्राफी यानी भूगोल को कंप्लीट कर लिया है और अब तक हमारे टोटल 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अब अगला हमारा क्लास नंबर 13 आएगा जिसमें हम शुरुआत करेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री की, जिसमें हम फिर से कक्षा 6th, 7th और 8th को सीक्वेंस वाइज उठाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एसएसटी श्रृंखला एसएसटी पेपर 2 जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स का आता है, इसको कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में इतिहास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।